Jai Hind. Today's lecture we will study control system and different type of control system. First, what is control system? A control system is a system which provide the desired response by controlling the output. The following figure shows the simple block diagram of control system. तो कंट्रोल सिस्टम में जो डिजायर्ड रिस्पॉन्स हमें चाहिए वो हमें कैसे मिलता है? बाय कंट्रोलिंग द आउटपुट. तो दिस इज ए बेसिक ब्लॉक डायग्राम. दिस इज ए कंट्रोल सिस्टम. दिस इज ए इनपुट एंड दिस इज ए आउटपुट. अब कंट्रोल सिस्टम में इनपुट क्या होती है? डिजायर्ड वैल्यू ऑफ आउटपुट. जो आउटपुट मुझे चाहिए वो होती है इनपुट, डिजायर्ड वैल्यू ऑफ आउटपुट. पर जो आउटपुट मिलती है वो जरूरी नहीं है कि डिजायर्ड वैल्यू ऑफ आउटपुट मिले. आउटपुट कैन बी डेविएट फ्रॉम डिजायर्ड वैल्यू ऑफ आउटपुट. ये जो एक्चुअल आउटपुट है डिजायर्ड वैल्यू से अलग हो सकती है, तो मे डेविएट फ्रॉम डिजायर्ड वैल्यू. अब कंट्रोल सिस्टम के कंसेप्ट को एक एग्जांपल से समझते हैं. जैसे हम लिक्विड लेवल कंट्रोल सिस्टम को देखते हैं. बच्चों, ये हमारे पास है वाटर टैंक. इस वाटर टैंक में क्या है कि ये जो इनलेट है यहां पर पानी एंटर करता है और ये जो आउटलेट है यहां से पानी बाहर निकलता है. अब जो इनलेट में वाटर की स्पीड है उसका रेट जो है वो कांस्टेंट नहीं है, वो है वेरी. मतलब पानी जो इस टैंक सर्किट में एंटर करेगा उसका फ्लो रेट अलग अलग होगा. अब मेरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है वाटर चाहे किसी रेट से भी इस टैंक सर्किट में एंटर करे, इस टैंक सर्किट में जो वाटर का लेवल है वो एच पे ही मेंटेन रहना चाहिए. मतलब पानी का फ्लो इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है पर एट ए टाइम इस टैंक सर्किट में जो पानी का लेवल है वो एच ही मेंटेन रहना चाहिए. अब वो मैं कैसे कर सकता हूं? इसके लिए मुझे लगाना पड़ेगा ऑटोमेटिक कंट्रोलर. इस ऑटोमेटिक कंट्रोलर की दो इनपुट्स होंगी. एक है सेट पॉइंट. ये सेट पॉइंट क्या है? जो हाइट मुझे चाहिए, मतलब जो फिक्स हाइट है वो है सेट पॉइंट. इसी तरह से इस वाटर लेवल के ऊपर मैंने लगाया है सेंसर. दिस इज एलटी. इट इज नोन एज लेवल ट्रांसमीटर. ये लेवल ट्रांसमीटर क्या बताएगा? एक्चुअल में जो पानी की हाइट टैंक में होगी वो इंफॉर्मेशन एलटी बताएगा. दिस इज ए लेवल ट्रांसमीटर सेंसर. और जो एलटी है वो इस इंफॉर्मेशन को ऑटोमेटिक कंट्रोलर को सेंड करेगा. अब ऑटोमेटिक कंट्रोलर के आगे लगा है कंट्रोल एलिमेंट. ऑटोमेटिक कंट्रोलर इस कंट्रोल एलिमेंट को कंट्रोल करेगा. अब ये कंट्रोल एलिमेंट कहां पर लगा है? जहां से पानी बाहर निकलेगा. सिंपली जैसे ये जो कंट्रोल एलिमेंट है, अगर इस टैंक के अंदर मैं इसको ले जाता हूं तो पाथ को ये क्लोज करेगा. मतलब जो पानी बाहर निकलेगा उसकी स्पीड कम हो जाएगी, मतलब उसका फ्लो कम हो जाएगा. इसी तरह से अगर इसको बाहर निकाल देते हैं तो पानी को ज्यादा पाथ मिल जाएगा, मतलब मैक्सिमम पानी फिर बाहर निकल जाएगा. अब एक एग्जांपल से देखते हैं. फॉर एग्जांपल पानी बहुत ज्यादा अगर टैंक सर्किट में एंटर कर देता है. अब एक एग्जांपल देखते हैं. अब दो केस डिस्कस करते हैं. पहला केस ये है, पानी जिस रेट से इस टैंक सर्किट में एंटर करता है वो रेट बहुत ज्यादा हो जाता है, मतलब मैक्सिमम वाटर इस टैंक सर्किट में एंटर कर जाता है. तो उसके कारण क्या होगा? ये हाइट इंक्रीज होने शुरू हो जाएगी. जैसे ये हाइट इंक्रीज होने शुरू हो जाएगी, ये जो एलटी सेंसर है इस इंफॉर्मेशन को ऑटोमेटिक कंट्रोलर को पास कर देगा. अब ऑटोमेटिक कंट्रोलर के पास टू इंफॉर्मेशन है. एक, अब ये जो न्यू हाइट है एच डैश और साथ में जो सेट पॉइंट हमने सेट किया हुआ है. उसके बाद ऑटोमेटिक कंट्रोलर क्या करेगा? कंट्रोल एलिमेंट को कमांड देगा. फिर उस कमांड के थ्रू क्या होगा? यहां पर मैक्सिमम वाटर एंटर कर रहा है. ये जो कंट्रोल एलिमेंट है ये इस टैंक सर्किट से बाहर चला जाएगा, मतलब इस पाथ को इंक्रीज कर देगा. जिसके कारण क्या होगा? यहां से जो आउटपुट वाटर का फ्लो है ये इंक्रीज हो जाएगा. जैसे ही आउटपुट वाटर का फ्लो इंक्रीज होता है ये हाइट डिक्रीज होने शुरू हो जाएगी, मतलब जो हमें हाइट चाहिए थी वही मेंटेन हो जाएगी. अब दूसरा केस लेते हैं. दूसरा केस क्या हो सकता है? अगर कम पानी एंटर करता है, जैसे कम पानी एंटर करेगा ये हाइट डिक्रीज होने शुरू हो जाएगी. तो लेवल ट्रांसमीटर इस इंफॉर्मेशन को ऑटोमेटिक कंट्रोलर को सेंड कर देगा. तो ऑटोमेटिक कंट्रोलर विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल एलिमेंट जो पानी का आउटफ्लो रेट है उसको डिक्रीज कर देगा. जैसे कम पानी बाहर से निकलेगा
जो हमें हाइट चाहिए थी वही मेंटेन हो जाएगी। अब बच्चों ये था फिजिकल एग्जांपल। अगर इसको कंट्रोल सिस्टम में रिप्रेजेंट करना है तो किस तरह से करते हैं। जैसे ये था ऑटोमेटिक कंट्रोलर, तो यहाँ पर एक ब्लॉक लगा दिया है ऑटोमेटिक कंट्रोलर। ऑटोमेटिक कंट्रोलर की आउटपुट किसको कंट्रोल करेगी, कंट्रोल एलिमेंट। आगे लगा दिया है कंट्रोल एलिमेंट। ऑटोमेटिक कंट्रोलर की जो आउटपुट होती है उसको मैंने यहाँ से पीएस से रिप्रेजेंट किया, और ऑटोमेटिक कंट्रोलर की जो आउटपुट होती है उसको एक्चुएटिंग सिग्नल बोला जाता है। कंट्रोल एलिमेंट किसको कंट्रोल करता है, वाटर के फ्लो को कंट्रोल करता है, या एक तरह से आप बोल सकते हो ये प्लांट को कंट्रोल करता है। प्लांट क्या होता है, ये सारी की सारी असेंबली, ये जो वाटर टैंक है दिस इज ए प्लांट। तो कंट्रोल एलिमेंट प्लांट को कंट्रोल करेगा। और प्लांट को कैसे कंट्रोल करेगा, ये जो आउटलेट है जहां से पानी बाहर निकलेगा इसकी स्पीड को इंक्रीज या फिर डिक्रीज करेगा। आगे है आउटपुट, दिस इज कंट्रोल्ड आउटपुट CS। अब ये आउटपुट क्या है, ये आउटपुट क्या है, जो एक्चुअल में वाटर लेवल की हाइट है। वाटर लेवल की हाइट इंक्रीज हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि इनपुट में वाटर किस स्पीड से एंटर करता है। अब बच्चों यहां पर लगाया था LT सेंसर, तो ये मैं लिख दिया मेजरमेंट लेवल सेंसर। ये मेजरमेंट लेवल सेंसर क्या करेगा, अगेन आउटपुट को उठाएगा और इसको यहां पर समर एलिमेंट में ऐड कर देगा। दिस ये समर एलिमेंट। अब जो समर एलिमेंट की आउटपुट है इसको बोला जाता है ES, एरर सिग्नल। अब ये जो समर एलिमेंट है यहां पर दो इनपुट्स है, एक है सेट पॉइंट दैट इज दिस वन, इसको मैंने रिप्रेजेंट किया RS से, दूसरी है BS। अब दो तरह की फीडबैक यूज करते हैं, एक होती है पॉजिटिव फीडबैक, एक होती है नेगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक में क्या होता है, ES किसके इक्वल होगा, RS और BS दोनों को ऐड किया जाता है, और नेगेटिव फीडबैक में RS में से BS को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। मैं ये ज्यूम करता हूं कि हम नेगेटिव फीडबैक यूज करते हैं, तो यहां मैं लगा दिया नेगेटिव। सिंपली आउटपुट को थ्रू फीडबैक अगेन समर एलिमेंट में अप्लाई कर देते हैं। अब ये जो ES है समर एलिमेंट की आउटपुट, इसको बोला जाता है एरर सिग्नल। एरर सिग्नल किसके इक्वल होगा, RS माइनस दिस BS। अब ये जो मेजरमेंट लेवल सेंसर है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं HS से। HS होता है फीडबैक ट्रांसफर फंक्शन। तो एक तरह से जो HS की आउटपुट है उसको हमेशा BS से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब इसकी थ्योरी देखते हैं। कंसीडर अ लिक्विड लेवल कंट्रोल सिस्टम whose control objective is to keep the water level into the tank at height h। मेन ऑब्जेक्टिव है कि टैंक में वाटर लेवल की हाइट h मेंटेन करनी है। अब कंट्रोलर इज एन ऑटोमेटिक डिवाइस, और कंट्रोलर की इनपुट क्या होती है, ES एरर सिग्नल, विद एरर सिग्नल ES एज ए इनपुट। और कंट्रोलर की आउटपुट को मैंने बोला था एक्चुएटिंग सिग्नल, एंड कंट्रोलर आउटपुट इज PS, अफेक्टिंग द डायनेमिक्स ऑफ प्लांट टू अचीव द कंट्रोल ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब है कि कंट्रोलर में जो इनपुट एंटर करती है वो होती है एरर सिग्नल, एंड अकॉर्डिंग टू एरर सिग्नल ये जो कंट्रोलर है ये प्लांट को कंट्रोल करेगा। और कंट्रोलर प्लांट को कंट्रोल कैसे करेगा, थ्रू कंट्रोल एलिमेंट। देयरफॉर कंट्रोलर आउटपुट इज P इज इक्वल टू FE। कंट्रोलर की आउटपुट क्या होती है, फंक्शन ऑफ एरर। इनपुट क्या था, एरर सिग्नल, तो आउटपुट क्या होगा, फंक्शन ऑफ एरर सिग्नल। अब ये जो कंट्रोलर होता है इसके डिफरेंट मोड होते हैं वर्किंग के। एक प्रोपोर्शनल होता है, दूसरा प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रल, थर्ड वन इज प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रल प्लस डेरिवेटिव। तो आप देख सकते हो द डिफरेंट मोड ऑफ कंट्रोलर ऑपरेशन आर प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रल एंड प्रोपोर्शनल एंड इंटीग्रल एंड डेरिवेटिव। अब बच्चों इस कोर्स में जब हम कंट्रोल सिस्टम को स्टडी करेंगे तो उस केस में हम ऑटोमेटिक कंट्रोलर, कंट्रोल एलिमेंट, प्लांट इनकी एंट्री नहीं करते। अगर इन तीनों को मैं कंबाइन कर देता हूं, ऑटोमेटिक, कंट्रोल एलिमेंट एंड प्लांट, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है GS से। डायरेक्शन देखो, एरर सिग्नल की डायरेक्शन इस तरह से थी, तो यहां पर GS में जो एंटर करता है वो था ES। दिस इज समर, और मैंने यहां पर ज्यूम किया कि हम नेगेटिव फीडबैक यूज करते हैं, तो दिस इज नेगेटिव फीडबैक, ये नेगेटिव साइन लगाया है। तो ES क्या करेगा, RS में से BS को सब्ट्रैक्ट करेगा, तो ES होगा RS माइनस BS। अब GS की जो आउटपुट है इसको बोला जाता है कंट्रोल्ड
आउटपुट, ये जो सी एस है, इन तीनों को कंबाइन करके लिख दिया जी एस, एंड जी एस इज नोन एज फॉरवर्ड पाथ जी एस। इसी तरह से ये जो फीडबैक थी, फीडबैक क्या होता है, आउटपुट को अगेन समर एलिमेंट में ऐड कर देते थे। अब इस फीडबैक का जो ट्रांसफर फंक्शन होगा उसको रिप्रेजेंट करते हैं एच एस से। तो दिस इज एच एस, इट इज बट इज एच एस, इट इज ए ट्रांसफर फंक्शन ऑफ फीडबैक पाथ। अब ट्रांसफर फंक्शन का क्या मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल ये ट्रांसफर फंक्शन है 8 वोल्ट। अगर यहां पर मैं सिग्नल अप्लाई करता हूं 2, तो आउटपुट कितनी निकलेगी यहां पर 2 इंटू 8 60। इसी तरह से अगर मैं इनपुट यहां पर एंटर करता हूं 3, तो आउटपुट कितनी निकलेगी 8 इंटू 3 24। अब बच्चों ये जो आर एस है इसको बोला जाता है रेफरेंस इनपुट या फिर डिजायर्ड आउटपुट। ई एस है एरर सिग्नल, एरर सिग्नल होता है आर एस माइनस बी एस, और बी एस को बोला जाता है फीडबैक सिग्नल। फीडबैक सिग्नल क्या होता है, जब आउटपुट समर एलिमेंट में अप्लाई करते हैं। जीएस को बोला जाता है फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन। फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन जीएस किसके इक्वल होता है, लैप्लास ऑफ आउटपुट अपॉन लैप्लास ऑफ इनपुट। लैप्लास का क्या मतलब है, ये जो मैंने लिखा है आर ऑफ एस, ई ऑफ एस, बी ऑफ एस, ये है एस डोमेन, मतलब हम एस डोमेन में चले गए हैं। एस क्या होता है, लैप्लास डोमेन। तो जीएस होता है लैप्लास ऑफ आउटपुट अपॉन इनपुट। अगर जीएस के लिए मैं देखता हूं तो आउटपुट क्या है, सीएस। इसी तरह से जीएस के लिए इनपुट है ईएस, तो इसको बोला जाता है फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन जीएस। इसी तरह से फीडबैक पाथ ट्रांसफर फंक्शन एचएस। एचएस के लिए आउटपुट क्या है, बीएस, फीडबैक सिग्नल, और इस एचएस के लिए इनपुट है ये जो सीएस, आउटपुट। एक तरह से सीएस क्या है, आउटपुट, पर इस एचएस के लिए क्या है, इनपुट। तो एचएस है बीएस अपॉन सीएस, इट इज नोन एज फीडबैक पाथ ट्रांसफर फंक्शन। बच्चों एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल एक मैंने स्मार्ट हीटर लगाया है और रूम का जो टेम्परेचर है वो मुझे 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए। तो आर एस मैंने फिक्स कर दिया 25 डिग्री सेल्सियस, और हीटर ऑन है, और इस टाइम पे जो टेम्परेचर है सी एस वो लिख दिया 23 डिग्री है। सेट कितने पर किया है, 25 डिग्री सेल्सियस। ये था डिजायर्ड आउटपुट, पर जो एक्चुअल आउटपुट मिली वो थी 3 डिग्री सेल्सियस। अब अगेन थ्रू फीडबैक इसको समर एलिमेंट में अप्लाई करेंगे। एचएस को मैंने ले लिया 1 ले लिया, यूनिटी फीडबैक। तो ये 23 यहां पर चला जाएगा। ईएस क्या करेगा, इन दोनों को डिफरेंस करेगा, 25 माइनस 23 आएगा 2 डिग्री सेल्सियस। जैसे ये 2 डिग्री सेल्सियस ऑटोमेटिक कंट्रोलर में अप्लाई होगा, तब ऑटोमेटिक कंट्रोलर प्लांट में कमांड दे देगा कि हीटिंग को इंक्रीज करना है, और जैसे हीटिंग प्रोसेस इंक्रीज होगा और सराउंडिंग का टेम्परेचर कहाँ तक ले जाना है, 25 डिग्री सेल्सियस। फॉर एग्जांपल ये 25 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाता है। अगेन थ्रू फीडबैक ये 25 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर आएगा। अब एरर सिग्नल क्या करेगा, फिर सब्ट्रैक्ट करेगा 25 माइनस 25, एरर सिग्नल होगा जनरेट 0। अब जैसे ये 0 डिग्री सेल्सियस कमांड कंट्रोलर को जाएगी, कंट्रोलर को पता लग जाएगा कि जिस रेट से हीटिंग हो रही है उसी को ही मेंटेन रखना है। But there are two type of control loop configuration. One is closed loop, second one is open loop. जो अब तक मैंने डिस्कस किया था वो क्लोज लूप सिस्टम के एग्जांपल थे। क्लोज लूप सिस्टम में हम फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म यूज करते हैं। क्लोज लूप में क्या होता है, फीडबैक यूज करते हैं, जैसे यहाँ पर फीडबैक यूज किया था, आउटपुट को अगेन समर एलिमेंट में अप्लाई करते थे। अब इसको मैंने बोला समर एलिमेंट, एक्चुअल में ये समर नहीं होता, इसको बोला जाता समिंग एलिमेंट, SUMMING, समिंग एलिमेंट। अब क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होते हैं, इन दिस कॉन्फ़िगरेशन द चेंजेस इन द आउटपुट आर मेजर्ड थ्रू फीडबैक एंड कंपेयर्ड विद द इनपुट और सेट पॉइंट टू अचीव कंट्रोल ऑब्जेक्टिव। तो इस केस में क्या होता था, अगर आउटपुट में चेंज होता था तो उसको मेजर किया जाता था थ्रू फीडबैक, और फीडबैक सिग्नल को कंपेयर किया जाता था रेफरेंस इनपुट के साथ, एंड कंपेयर्ड विद द इनपुट और सेट पॉइंट टू अचीव कंट्रोल ऑब्जेक्टिव। अब दो तरह के फीडबैक यूज होते हैं, वन इज नेगेटिव फीडबैक, सेकंड वन इज पॉजिटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक में क्या होता है, ये जो समिंग एलिमेंट है यहां पर जो एरर सिग्नल निकलेगा वो क्या करेगा, RS माइनस जो फीडबैक सिग्नल है
एच की आउटपुट को लिखा जाता है बी एस से, इसको सब्ट्रैक्ट करता है। इसी तरह से पॉजिटिव फीडबैक में क्या होता है, ये जो एरर सिग्नल है इन दोनों को ऐड कर देता है, आर एस रेफरेंस पॉइंट प्लस दिस इज बी एस। अब कंट्रोल सिस्टम में हम नेगेटिव फीडबैक यूज करते हैं। पॉजिटिव फीडबैक कहाँ यूज करते हैं, ऑसिलेटर के केस में। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने ऑसिलेटर पढ़े होंगे, ऑसिलेटर के केस में हम पॉजिटिव फीडबैक यूज करते हैं। अब बच्चों एक मैं कैलकुलेशन करूंगा, दिस इज ए नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, दिस इज आर एस इनपुट सेट पॉइंट रेफरेंस इनपुट, या फिर आप इसको बोल सकते हो डिजायर्ड आउटपुट। दिस इज GS, इट इज नोन एज फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन। दिस इज HS फीडबैक ट्रांसफर फंक्शन। दिस इज कंट्रोल्ड आउटपुट। अगर मैं GS के लिए एक्सप्रेशन लिखता हूं तो GS किसके इक्वल होगा, आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट है लैप्लास ऑफ CS अपॉन ES। हमेशा जो ट्रांसफर फंक्शन होता है इट इज लैप्लास ऑफ आउटपुट अपॉन लैप्लास ऑफ इनपुट। इसी तरह से मैं HS के लिए ट्रांसफर फंक्शन लिखता हूं तो HS किसके इक्वल होगा, BS। आउटपुट क्या है BS और इनपुट क्या है ये जो CS। अगेन ES, ये एरर सिग्नल किसके इक्वल होगा, दिस इज नेगेटिव फीडबैक RS माइनस BS। अब अगर मुझे ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन लिखना है, ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, आउटपुट और इनपुट। अगर इसमें ब्लॉक को देखता हूं कंप्लीट तो मुझे आउटपुट क्या दिखाई देगी, CS, और इनपुट क्या दिखाई देगी, बस यही RS। इस ब्लॉक का ट्रांसफर फंक्शन था CS अपॉन ES, इस HS का ट्रांसफर फंक्शन था BS अपॉन CS। अब मुझे इस पूरे ब्लॉक का देखना है तो पूरे ब्लॉक का क्या होगा, CS अपॉन RS। अब मुझे यही CS अपॉन RS की रेशो कैलकुलेट करनी है तो ES किसके इक्वल हुआ, RS माइनस BS। अगर मैं ES की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करता हूं तो ES किसके इक्वल होगा, CS अपॉन GS। तो ये वैल्यू यहां पर पुट कर देनी है, ES है CS अपॉन GS इज इक्वल टू RS माइनस BS। BS की वैल्यू क्या होगी, CS इंटू HS, CS इंटू HS। अब GS को मैं यहां पर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो CS इज इक्वल टू RS GS माइनस CS HS GS। यहां से मैं CS कॉमन लूंगा, CS मैंने लिया कॉमन तो ये बनेगा 1। अब ये जो टर्म है जब यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएंगी तो माइनस का बन जाएगा प्लस, प्लस CS को कॉमन लिया है तो बनेगा GS HS। GS को मैंने पहले लिख दिया फिर HS लिखा, इज इक्वल टू ये होगा RS GS। अब CS और RS की रेशो निकालनी है तो CS अपॉन RS, ये किसके इक्वल होगा, GS अपॉन 1 प्लस GS HS। अब ये CS और RS के बीच की जो रेशो है इसको बोला जाता है क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू GS अपॉन 1 प्लस GS HS। अगर इस पूरे के पूरे ब्लॉक को मैंने एक ब्लॉक से रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे करूंगा, दिस इज RS, दिस इज CS जो आउटपुट थी। अब इस पूरे के पूरे ब्लॉक का ट्रांसफर फंक्शन है GS अपॉन 1 प्लस GS HS, तो इसको मैं इस तरह से लिखूंगा GS अपॉन 1 प्लस GS HS। तो बच्चों एक तरह से इस पूरे के पूरे ब्लॉक को मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, RS इनपुट, CS आउटपुट और ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन बना GS अपॉन 1 प्लस GS HS। तो मैं लिख दिया GS अपॉन 1 प्लस GS HS। इसको क्या बोला जाता है, क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन। अब यहां पर मैंने बात की नेगेटिव फीडबैक की। अगर मैं पॉजिटिव फीडबैक लेता, पॉजिटिव फीडबैक मतलब इस नेगेटिव की जगह पे होता प्लस, तो एक्सप्रेशन में चेंज कैसे होना था, ES किसके इक्वल होना था, RS प्लस BS। और जब बाद में मैं कैलकुलेशन करता तो कैलकुलेशन के बाद रिजल्ट कैसे निकलता, CS अपॉन RS GS। पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक के केस में यहां प्लस आया तो पॉजिटिव फीडबैक के केस में यहां पर नेगेटिव आ जाना था, GS HS।
ये रिजल्ट का मिलना था अगर मैं पॉजिटिव फीडबैक यूज करता। तो दोनों केस मैं एक फार्मूले में भी बता सकता हूँ, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अगर नेगेटिव फीडबैक यूज करते यहाँ पॉजिटिव आया, अगर पॉजिटिव फीडबैक यूज करते तो यहाँ पर क्या आना था, नेगेटिव। एंड दिस इज नोन एज क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। ये जो ब्लॉक था ये था क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। इसी क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में मैं कैलकुलेट कर सकता हूं ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। अब ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, जैसे ये था क्लोज लूप सिस्टम, इसमें फीडबैक अप्लाई की गई थी। अगर मैं फीडबैक को रिमूव कर देता, मतलब यहां पर फीडबैक अप्लाई की गई थी, अगर हम फीडबैक को रिमूव कर देते तो उसके कारण जो सर्किट में क्या इफेक्ट पड़ना था उसको हम स्टडी करते हैं ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से। अब बच्चों जैसे ही अगर फीडबैक का इफेक्ट रिमूव करते तो एक तरह से ये जो फीडबैक है इसने समिंग एलिमेंट में अप्लाई नहीं होना था, मतलब फीडबैक का कोई इफेक्ट नहीं रहा, तो एक तरह से ये बी एस सी एस के इक्वल हो जाना था। तो मैंने लिख दिया यहां पर बी एस और सी एस इक्वल हो जाने थे। इसी तरह से अब ये पाथ इसके साथ कनेक्टेड नहीं है, तो जी एस और एच एस सीरीज में हो जाने थे, तो देखो जी एस और एच एस मैंने सीरीज में कर दिए। अब बी एस सिग्नल नहीं है तो ई एस किसके इक्वल रहेगा, आर एस के इक्वल रहेगा। ई एस होगा आर एस माइनस, अब बी एस अप्लाई नहीं होगा तो ई एस आर एस के इक्वल होगा। तो एक तरह से ई एस आर एस के इक्वल हो जाएगा। ये दोनों सीरीज में है तो ये कंबाइन हो जाएंगे, जी एस एच एस। तो एक तरह से इस तरह से लिखूंगा बी एस सी एस, ये दोनों इक्वल है बी एस सी एस, और ये ई एस और आर एस दोनों इक्वल है। अब मैं अगर आउटपुट और इनपुट की रेशो देखता हूं, आउटपुट क्या है यहां पर सी एस एक तरह से, और इनपुट क्या है आर एस। आउटपुट सी एस लेते हैं और इनपुट को आर एस लेते हैं। ये किसके इक्वल हुआ, ये जो ट्रांसफर फंक्शन है जी एस एच एस। तो ये जो जी एस और एच एस का प्रोडक्ट है इसको बोला जाता है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई कर देना होता है, जी एस इंटू एच एस, इसको बोला जाता है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो एक तरह से ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, जी एस और एच एस को मल्टीप्लाई कर देना होता है, इनका जो प्रोडक्ट होता है उसको बोला जाता है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। और ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का फिजिकल मीनिंग क्या होता है कि ये जो क्लोज लूप सिस्टम है, अगर इसमें से हम फीडबैक पाथ को रिमूव कर दें, अगर फीडबैक पाथ को रिमूव कर दें तब सर्किट में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो उस केस में जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन होता है वो होता है जी एस एच एस। अगर मैं इस एक्सप्रेशन को देखता हूं, अगर मैं नेगेटिव फीडबैक के केस में क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन को देखता हूं तो सी एल टी एफ होता था जी एस, नेगेटिव फीडबैक के केस में 1 प्लस होता है जी एस एच एस। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, जी एस 1 प्लस जी एस एच एस को मैं लिखूंगा ओ एल टी एफ, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो दिस इज रिलेशन सी एल टी एफ इज इक्वल टू जी एस अपॉन 1 प्लस ओ एल टी एफ। अब जो सेकंड हम स्टडी करेंगे वो करेंगे ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। अब ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होते हैं, इसमें कोई फीडबैक यूज नहीं होती, जो सिंपल डेफिनेशन है इसमें कोई फीडबैक यूज नहीं होती। अगर इसका मैं डायग्राम देखता हूं, दिस इज इनपुट, इनपुट अप्लाई की कंट्रोलर में, कंट्रोलर से निकलेगा कंट्रोल सिग्नल, अगेन आगे यूज किया है कंट्रोल्ड प्रोसेस, मतलब एक तरह से ये है प्लांट, और आगे निकली आउटपुट। अब इस आउटपुट को थ्रू फीडबैक एक तरह से इनपुट में अप्लाई नहीं करते। तो इन ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम और रेफरेंस इनपुट इज गिवन टू द सिस्टम, रेफरेंस इनपुट दैट इज दिस वन, in order to get the desired out, in order to get the desired output। इनपुट को सिस्टम में क्यों देते हैं, हमें डिजायर्ड आउटपुट चाहिए होती है। व्हाट द अचीव आउटपुट, पर जो हमें अचीव्ड आउटपुट मिली इज नॉट कंसीडर्ड बाय द सिस्टम फॉर फर्दर रेफरेंस इनपुट, पर जो अचीव्ड आउटपुट मिली उसको हम थ्रू फीडबैक समिंग एलिमेंट में एंटर नहीं करते। व्हाट द अचीव्ड आउटपुट इज नॉट कंसीडर्ड बाय द सिस्टम फॉर फर्दर रेफरेंस इनपुट। या इसका सिंपली ब्लॉक डायग्राम देखें तो जिस फॉरवर्ड ट्रांसफर फंक्शन आर एस रेफरेंस इनपुट एंड सी एस आउटपुट, या आर एस को मैं क्या बोल सकता हूं डिजायर्ड आउटपुट, और ए एस क्या मिली अचीव्ड आउटपुट। तो ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, जी एस सी एस अपॉन आर एस, इसको मैं बोलूंगा ट्रांसफर फंक्शन फॉर ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। इट इज अ रेशियो ऑफ आउटपुट अपॉन इनपुट।
तो नो फीडबैक इज यूज्ड इन ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। अब जो ओपन लूप सिस्टम होते हैं इसमें ये जूम किया जाता है कि इस सिस्टम में कोई डिस्टरबेंस नहीं है। डिस्टरबेंस का क्या मतलब, जैसे हमने लिक्विड लेवल कंट्रोल सिस्टम पढ़ा था, ये था प्लांट। इस प्लांट में डिस्टरबेंस क्या हो सकती थी? डिस्टरबेंस यही हो सकती थी ना कि वाटर का फ्लो इंक्रीज हो जाता, डिक्रीज हो जाता, तो वो एक तरह की क्या थी? डिस्टरबेंस। जो बच्चों जो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम होते हैं उसमें यह जूम किया जाता है कि प्लांट में डिस्टरबेंस नहीं है। दे आर कंडीशनल कंट्रोल सिस्टम formulated under the basic condition that the system is not subjected to any type of disturbance. In this configuration, the feedback or measurement is not connected to forward path. Simply forward path के साथ हम कोई भी feedback और measurement connect नहीं करते। और feedback क्या होता है? जब output को again summing element में enter करते हैं। Feedback in open loop system except for displaying information about output do not have any major significance. This insignificance of the feedback is known as elimination of feedback. इसका क्या मतलब है? अगर ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में हम फीडबैक यूज भी कर लेते हैं तो वो जो फीडबैक होगी वो समिंग एलिमेंट में अप्लाई नहीं होगी। वो जो फीडबैक होगी जस्ट एज ए डिस्प्ले एलिमेंट यूज होगी। बच्चों अगेन लिक्विड लेवल कंट्रोल सिस्टम को कंसीडर करते हैं। यहां पर लगा था LT। ये LT क्या बताता था कि वाटर की हाइट कितनी है। अगर ये जो सेंसर है इस सेंसर के थ्रू केवल यही डिस्प्ले होता कि वाटर की हाइट कितनी है, और ये जो इंफॉर्मेशन है अगर ऑटोमेटिक कंट्रोलर को पास नहीं होती तो इसको मैं बोलूंगा ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। तो सिंपली अगर फीडबैक यूज भी कर लेते हैं तो वो फीडबैक जस्ट एक तरह का डिस्प्ले बताएगी कि हाइट कितनी है, वो इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिक कंट्रोलर को सेंड नहीं होगी। अब ड्यूरिंग ओपन लूप सिस्टम ये अज्यूम किया जाता है कि ये सिस्टम स्टेबल है। स्टेबल क्यों? मतलब इन सिस्टम में डिस्टरबेंस नहीं है, तभी हम फीडबैक यूज नहीं करते। तो जनरली इनके लिए परफॉर्मेंस एनालिसिस नहीं की जाती है। ओपन लूप सिस्टम आर कंसीडर्ड टू बी स्टेबल सो दैट परफॉर्मेंस एनालिसिस इज नॉट डन फॉर ओपन लूप सिस्टम। परफॉर्मेंस एनालिसिस इज नॉट एप्लीकेबल टू दिस सिस्टम बिकॉज दे आर नॉट सब्जेक्टेड टू एनी टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस। इसमें यह जूम किया जाता है इसमें डिस्टर्बेंस ही कोई नहीं है। गिव्स आउट डिजायर्ड आउटपुट फॉर डिजायर्ड इनपुट, मतलब हमें डिजायर्ड आउटपुट मिल जाती है डिजायर्ड इनपुट के लिए। अब बच्चों डिफरेंट एग्जांपल देखते हैं ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के। अब पहला एग्जांपल है वॉशिंग मशीन। जैसे वॉशिंग मशीन में मुझे कपड़े धोने हैं, मैंने टाइमर सेट कर दिया 15 मिनट्स। अब मैं वॉशिंग मशीन में एक कपड़ा डालूं या 10 कपड़े डालूं या 20 कपड़े डालूं, टाइम तो वो इक्वल ही लेगा। तो एक तरह से ये ओपन लूप सिस्टम है, जस्ट मैंने कमांड दी और वो कपड़ा धोता रहेगा। इसी तरह से वॉशिंग मशीन को यह भी मतलब नहीं है कि कपड़े साफ हैं कि कपड़े गंदे हैं, या गंदे हैं तो कितने गंदे हैं। वॉशिंग मशीन को कोई मतलब नहीं है। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। इसी तरह से ट्रैफिक लाइट कंट्रोलिंग मैकेनिज्म। अब ट्रैफिक लाइट्स में क्या होता है, डिफरेंट लाइट्स होती हैं, कुछ फिक्स्ड इंटरवल के लिए ऑन ऑफ होती हैं। और ये जो फिक्स्ड इंटरवल होता है ये डिसाइड कौन करता है? ये यूजर डिसाइड करता है। पहले प्रोग्रामिंग हो गई होती है। अब ये जो प्रोग्रामिंग होती है मतलब कितने टाइम के लिए लाइट्स ऑन ऑफ रखनी है, वो ट्रैफिक पे डिपेंड नहीं करती। मतलब ट्रैफिक लाइट को कोई मतलब नहीं है कि ट्रैफिक ज़्यादा है कम है, जो प्री डिफाइंड प्रोग्रामिंग है उतने इंटरवल के लिए वो ऑन या ऑफ होती रहेंगी। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। अब जरूरी नहीं है कि ट्रैफिक लाइट को हमेशा हम ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम की कैटेगरी में डालेंगे। अगर मैं स्मार्ट ट्रैफिक लाइट कंट्रोलिंग मैकेनिज्म की बात करता हूँ, स्मार्ट ट्रैफिक लाइट्स में डिफरेंट लाइट्स कितने टाइम के लिए ऑन रहेंगी वो डिपेंड करेंगी कि ट्रैफिक कितना है। तब उस केस में मैं उसको बोलूंगा क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। इसी तरह से अगर मैं ट्रेडिशनल रूम हीटर की बात करता हूं, ये ओपन लूप सिस्टम है। मैंने एक बार हीटर ऑन कर दिया, अगर इसको मैं लगातार ऑन ही रहने दूं तो लगातार ये इंक्रीज ही करता रहेगा टेम्परेचर। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। इसी तरह से टीवी रिमोट कंट्रोल सिस्टम। टीवी रिमोट में क्या होता है, मैं जैसे कमांड दूंगा चैनल चेंज हो जाएगा, वॉइस इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगी। तो ओपन लूप है, वहां कोई फीडबैक नहीं लगा हुआ है। अब बच्चों जो अब तक मैंने स्टडी की है उसको मैं समराइज कर रहा हूं। हमने पढ़ा ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में कोई फीडबैक यूज नहीं होती। दिस इज ए रेफरेंस इनपुट, दिस इज ए आउटपुट, कंट्रोल्ड आउटपुट। तो ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? GS होता है, सिंपली रेशो बिटवीन CS एंड RS। इसी तरह से अगर मैं क्लोज लूप सिस्टम की बात करता हूं तो दिस इज नेगेटिव एंड पॉजिटिव फीडबैक। तो CS अपॉन RS इसकी रेशो को बोला जाता है क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू GS
अपॉन, अगर नेगेटिव फीडबैक है तो 1 प्लस जी एस एच एस हो जाएगा, अगर पॉजिटिव फीडबैक है तो 1 माइनस जी एस एच एस हो जाएगा। इसी तरह से हमने एक और कंसेप्ट पढ़ा था क्लोज लूप सिस्टम में, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन पढ़ा था, OLTF। OLTF क्या होता है, हम ये स्टडी करते हैं अगर फीडबैक को रिमूव कर दें तो उस टाइम पे ट्रांसफर फंक्शन क्या बनेगा, और वो किसके इक्वल होता है, सिंपली GS इंटू एच एस। तो दिस इज OLTF, GS इंटू एच एस। इट इज नोन एज ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या बताएगा, अगर हम फीडबैक पाथ को रिमूव कर देंगे तो उस टाइम पे जो ट्रांसफर फंक्शन होगा उसको बोला जाएगा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, और इन दोनों का प्रोडक्ट होता है GS इंटू एच एस, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज लूप ट्रांसफर फंक्शन। अब बच्चों OLTF क्लोज लूप सिस्टम के लिए क्यों पढ़ते हैं, सिस्टम की स्टेबिलिटी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए हम OLTF स्टडी करते हैं। एक और बात, ये दोनों ट्रांसफर फंक्शन अलग हैं। ये ट्रांसफर फंक्शन क्या था, GS इज इक्वल टू CS बाई RS। ये ट्रांसफर फंक्शन था ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के लिए, इसमें कोई फीडबैक नहीं लगी थी, या इसको आप सिंपल इस तरह से बोल सकते हो, ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। और ये जो है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, ये किसके लिए स्टडी किया जाता है, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के लिए स्टडी किया जाता है। ये दोनों अलग अलग हैं, ये सेम नहीं है, ये दोनों अलग अलग हैं। ये दोनों सेम कब हो सकते हैं, अगर एच एस की वैल्यू मैं 1 ले लेता हूं, अगर एच एस की वैल्यू 1 ले लेता हूं तो OLTF किसके बराबर हो जाएगा, GS। और OLTF क्या होता है, इट इज अ रेशियो ऑफ CS अपॉन RS। तो आप देख सकते हो CS अपॉन RS GS के इक्वल हो जाएगा, तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन GS के इक्वल हो जाएगा। ये दोनों सेम होते हैं अगर HS की वैल्यू 1 होती है। और OLTF हम कैलकुलेट क्यों करते हैं, जब हम क्लोज लूप सिस्टम की स्टेबिलिटी परफॉर्मेंस एनालिसिस करते हैं तो उस टाइम पे हम OLTF यूज करते हैं। हम बोडे प्लॉट, नाइक्विस्ट प्लॉट एटसेट्रा में ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन यूज करते हैं। तो सिंपली क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन किसके इक्वल होता है, GS 1 प्लस माइनस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, एंड ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट। अब बच्चों मैं OLCS और CLCS में डिफरेंस देखूंगा। इन OLCS the behavior of the system does not changes due to the disturbance, hence open loop control system is not accurate। अब OLCS एक्यूरेट नहीं होते, उसका रीजन क्या है, फीडबैक यूज नहीं करते। तो सिंपली अगर सिस्टम में डिस्टर्बेंस हो जाती है, अगर प्लांट में डिस्टर्बेंस हो जाती है तो सिस्टम का बिहेवियर चेंज नहीं होता। इन CLCS द बिहेवियर ऑफ द सिस्टम चेंजेस इफ इट आउटपुट्स चेंजेस due to the disturbance, hence CLCS is more accurate। In open loop control system, feedback signal is not applied between controller and sensor, पता है already। In CLCS, feedback signal is always implied either positively or negatively between controller and sensor। Positively मतलब positive feedback, negative मतलब negative feedback। ओपन लूप सिस्टम इज जर्नली स्टेबल, ये जर्नली स्टेबल होते हैं, पर एक बार अगर ये अनस्टेबल हो गए तो इसको फिर हम स्टेबल नहीं बना सकते। वट कैन नॉट बी स्टेबलाइज्ड इफ इट बिकम अनस्टेबल। CLCS हैविंग पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक कैन बिकम अनस्टेबल, ये भी अनस्टेबल हो सकते हैं ड्यू टू डिस्टर्बेंस। वट कैन बी स्टेबलाइज्ड, और ये स्टेबलाइज क्यों हो जाते हैं, इसमें फीडबैक यूज करते हैं। द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस and internal parameter variation in more in OLCS, that is OLCS is more sensitive। अब इसमें फीडबैक यूज नहीं होती, अगर एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस हो जाती है, मतलब प्लांट में एरर इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, पर वो जो इफेक्ट है वो OLCS में बहुत ज्यादा पड़ेगा, तो OLCS इज मोर सेंसिटिव। और CLCS के केस में फीडबैक यूज होती है तो जो एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस या इंटरनल पैरामीटर में जो चेंज होता है उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट CLCS में नहीं पड़ता। द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस एंड इंटरनल पैरामीटर वेरिएशंस इज लेस इन क्लोज लूप सिस्टम विद नेगेटिव फीडबैक, हेंस नेगेटिव फीडबैक सिस्टम इज लेस सेंसिटिव। तो क्लोज लूप सिस्टम जिसमें नेगेटिव फीडबैक यूज करते हैं, एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस अगर हो जाती हैं तो सर्किट पे इफेक्ट कम पड़ता है, तो दिस इज लेस सेंसिटिव। अब OLCS का बेनिफिट क्या है, इट इज सिंपल एंड इकोनॉमिकल, इसमें कोई फीडबैक यूज नहीं करनी पड़ती। अब CLCS में हम फीडबैक यूज करते हैं तो इसका सर्किट कॉम्प्लेक्स हो जाता है और ये एक्सपेंसिव हो जाता है। बच्चों लास्ट में मैं पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक के बीच में डिफरेंस देखूंगा। अगर हम फीडबैक यूज नहीं करते तो ट्रांसफर फंक्शन क्या था, CS अपॉन RS सिंपली GS के इक्वल था अगर फीडबैक यूज नहीं करते।
ये जो सी एस और आर एस की जो ये रेशो है इसको बोला जाता है गेन। तो सिंपली ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम यूज करते हैं जिसमें फीडबैक अप्लाई नहीं करते। तो गेन कितना है जीएस। अगर नेगेटिव फीडबैक यूज करते हैं तो गेन किसके इक्वल हो जाता है 1 प्लस जी एस एच एस। 1 प्लस समथिंग मतलब 1 से क्वांटिटी ज्यादा होगी। जब न्यूमरेटर को उस क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे जो 1 से ज्यादा होगी तो ओवरऑल ये सी एस और आर एस डिक्रीज होंगे। इसी तरह से अगर पॉजिटिव फीडबैक की बात करता हूं, यहां पर लगा है नेगेटिव, तो 1 माइनस जी एस एच एस, ये क्वांटिटी 1 से कम होगी। फॉर एग्जाम्पल ये आया 0.5, अगर ये 1 से कम आता है तो ऑटोमेटिकली सी एस और आर एस ये रेशो इंक्रीज हो जाएगी, मतलब गेन इंक्रीज हो जाएगा। और गेन क्या होता है, एक तरह से सी एस अपॉन आर एस को बोल दिया जाता है गेन। तो नेगेटिव फीडबैक के केस में गेन होता है डिक्रीज। डिक्रीज क्यों होता है, जीएस को इस क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं। और पॉजिटिव फीडबैक के केस में ये इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज क्यों होता है, यहां पर 1 माइनस समथिंग है। अब बैंडविड्थ, हमें ऑलरेडी पता है गेन और बैंडविड्थ का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। अगर गेन इंक्रीज होगा तो बैंडविड्थ डिक्रीज होगी, अगर गेन रिड्यूस होगा तो बैंडविड्थ इंक्रीज होगी। इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। अगर गेन होता है डिक्रीज, नेगेटिव फीडबैक के केस में गेन डिक्रीज हो रहा है तो बैंडविड्थ इंक्रीज हो जाएगी। गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है तो बैंडविड्थ इंक्रीज हो जाएगी। इस केस में गेन इंक्रीज होता है तो पॉजिटिव फीडबैक के केस में बैंडविड्थ डिक्रीज होगी। अगला है टाइम कांस्टेंट। नेगेटिव फीडबैक के केस में टाइम कांस्टेंट डिक्रीज होता है और पॉजिटिव फीडबैक के केस में टाइम कांस्टेंट इंक्रीज होता है। ये टाइम कांस्टेंट आपने नेटवर्क में भी पढ़ा होगा। अगला है स्पीड। जो स्पीड होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम कांस्टेंट होता है। अगर टाइम कांस्टेंट इंक्रीज होता है तो स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। नेगेटिव फीडबैक के केस में टाइम कांस्टेंट डिक्रीज होता है तो स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। पॉजिटिव फीडबैक के केस में टाइम कांस्टेंट इंक्रीज होता है तो स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। ये स्पीड इंक्रीज हो जाएगी जब हम इसका कंपैरिजन करते हैं अगेंस्ट ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में कोई फीडबैक यूज नहीं करते। इसी तरह से पॉजिटिव फीडबैक में ये स्पीड रिड्यूस हो जाएगी एज कंपेयर टू ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में कोई फीडबैक यूज नहीं करते। सेंसिटिविटी, नेगेटिव फीडबैक की सेंसिटिविटी कम होती है, पॉजिटिव फीडबैक की सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है। अब पॉजिटिव फीडबैक की सेंसिटिविटी ज़्यादा क्यों होती है, पॉजिटिव फीडबैक के केस में गेन की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है और नेगेटिव फीडबैक के केस में गेन की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है। आगे है स्टेबिलिटी। अगर किसी सिस्टम का गेन रिड्यूस होगा, जैसे गेन रिड्यूस होगा तो उस सिस्टम की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। अब पॉजिटिव फीडबैक के केस में गेन इंक्रीज होता है तो बाय डिफॉल्ट यहां पर स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी।